हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टॉप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर आवर टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक स्पेसिफिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और इसका डिफरेंस भी समझेंगे जॉब कॉस्टिंग के साथ में। अलॉन्ग विद दिस, अगर अभी तक आपने हमारा रिकलेक्टेड क्वेश्चंस का फ्री बुकलेट डाउनलोड नहीं करा है तो जल्दी से डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कॉस्टिंग में कैसे कितनी वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब आपको मिल जाएगा उसके अंदर एनालिसिस के अंदर। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं उनके आंसर्स भी साथ में हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ये ढूंढने में कि अच्छा ये आंसर कहाँ से मिलेंगे, इसके एनालिसिस किया हुआ है कि इन्होंने कौन कौन से टॉपिक से क्या है, कैसा मॉड्यूल में किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए थे। वो सब आपको ना एक ब्रीफ आइडिया तो डेफिनेटली उससे हो जाएगा। सो जल्दी से लिंक में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उस लिंक पर जाएंगे, वो आपको हमारी वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फील लाइक तो उसको प्रिंट आउट निकाल कर रखिए और उसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई भी करिए, राइट। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक स्पेसिफिक कॉस्टिंग है जहां पर हम कहते हैं बड़ी जॉब्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कंसिडरेबल टाइम जिसमें लग रहा होता है ना कंप्लीट करने में, उसको हम इसमें काउंट करते हैं। ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट यूनिट एंड इट्स कॉस्ट आर सेपरेटली असर्टन। हर एक के अंदर हम कह देते हैं कि हर एक को हम सेपरेटली निकालते हैं और उसकी कॉस्ट भी हम सेपरेटली असर्टन करते हैं। अब जब हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे होते हैं, जो सेपरेट कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इसलिए की जाती है ताकि ना, अब अगर कोई प्रोजेक्ट है, मान लीजिए मैं ना किसी का घर बना रही हूँ, तो उस प्रोजेक्ट पे उस एक तो मुझे साइट पर जाकर घर बनाना है, और उस साइट पर हमारा कितना खर्चा लग रहा है हमें वो देखना है। आपका किस तरह का आपका कॉन्ट्रैक्ट उस पर भी डिपेंड करेगा ना, कि सामान उनका होगा, आपकी लेबर होगी, या दोनों चीजें ये आपने करनी है, और एंड में आकर वो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट दे रहे होंगे जितना जितना आप काम करके दे दोगे उसके हिसाब से। तो सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो मर्जी सिचुएशन हो इसको अकाउंट को डिफरेंट रखना पड़ेगा कि साइट वन पर जो हमारा घर बन रहा है उसका ये सिनारियो है, साइट टू पर इतना काम हो चुका है, इतना चल रहा है। सो ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट नॉर्मली ज्यादा होती है। डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है उस प्रोडक्शन के साथ में। जैसे फर्नीचर है तो उसके लिए वो डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि वो डायरेक्ट मटेरियल है। घर बना रहे हो तो सीमेंट है। तो ओवरहेड वो होंगे जो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट तो ये रोल प्ले करते ही है ना। जो आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, जो आपका सीमेंट वगैरह का लाने का खर्चा, और वो सब चीज़ें आपका ओवरहेड में चला जाएगा, समथिंग विच यू कैन नॉट रिलेट डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन। देन कम्स वर्क इन प्रोग्रेस। जितना जितना काम होता जाता है उतना पैसा आता है, बिकॉज दो दो तीन तीन साल लग जाते हैं कुछ काम को खत्म होने में। कोई घर बन रहा है कई बार दो दो साल लग जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि एक साल में पूरा घर बन के तैयार हो गया, बहुत कम होता है। तो लोग नॉर्मली पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेते हैं, तो वो आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या कहता है? इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं, अब इनके केस में क्या होता है, अब ये लोग इंडिविजुअली कोई डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पर चीज़ें बनाती हैं, तो इसीलिए इनको अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। शिप बिल्डिंग में भी एक शिप बिल्डिंग अलग चल रही है, दूसरी अलग चल रही है, दोनों को रिक्वायरमेंट अलग है, दोनों की वर्किंग अलग है, कस्टमाइजेशन भी होगी ना। घर भी बनाते हैं तो ये थोड़ी कि सारा सेम बना रहे होंगे। सोसाइटीज के केस में ये चीज़ होती है, लेकिन इनके केस में तो ये डेफिनेटली वेरी करता है ना। और लास्ट आ जाता है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी अपना सेम सिनेरियो चलता है, कि इनके केस में जैसे कहीं पर कोई हाईवे बनाना है, कोई एक्सप्रेस हाईवेज बनाने हैं, कोई रोड्स बनानी है, कोई डैम्स बनाने हैं, तो उनका इंडिविजुअली काम चलता है, रैंडम नहीं चलता। तो मतलब हर एक साइट को आप अलग अलग स्टडी करोगे, और हर एक का कॉस्टिंग भी आप सेपरेटली निकालोगे। इट्स नॉट समथिंग जो आप ब्लाइंड होकर आप सीधा शुरू कर देते हो, ऐसे नहीं होता। और फिर आता है आपके पास में जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का डिफरेंस। जॉब कॉस्टिंग, जो हमने एक टी शर्ट खरीदी, टी शर्ट को हमने दिया जी इसको प्रिंटिंग करके दे दो, ये भी एक कस्टमाइज काम है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी एक कस्टमाइज काम है। और ये दोनों टर्मिनल कॉस्टिंग के अंडर भी आते हुए कुछ टाइम बाद ये काम खत्म भी होता है। बट इनमें फर्क कहाँ का है? जॉब कॉस्टिंग में छोटा सा काम है, एक पर्टिकुलर कस्टमाइजेशन करिए और काम खत्म। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ले जाता है बहुत लंबा समय, और इसमें ना अमाउंट भी ज्यादा इन्वॉल्व होती है, और नॉर्मली आप साइट पर जाकर काम करते हो, यहाँ पर आप अपने पास सामान मंगा लेते हो। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर आपका डायरेक्ट कॉस्ट ही होता है, छोटी मोटी ही इनडायरेक्ट होती है। और इसके अंदर आप बोल सकते हो देयर कैन बी मोर देन वन कॉस्ट यूनिट, ऑब्वियसली इट कैन बी। हो सकता है कि मैं आपके लिए फर्नीचर भी बना रही हूँ, हो सकता है कस्टमाइजेशन कर रही हूँ ना मैंने आपकी ना, मेरा मेरा काम क्योंकि गारमेंट और उन सब चीज़ों के बेस्ड है, तो मैं किसी के सोफा कवर्स के हिसाब से भी काम कर रही हूँ, किसी की कस्टमाइजेशन डेस्ट्री भी बन रही है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी मान लीजिए वैरायटी ऑफ थिंग्स बनाती है इन टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन। तो मेरे लिए यूनिट्स अलग अलग हो सकते हैं, केजी में भी कोई चीज़ चल रही होगी, कोई आपकी वन काउंटिंग में भी चल रही होगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो एक ही कॉस्ट यूनिट पे चलता है। उसका कॉस्ट यूनिट क्या है? घर बन रहा है जी एक,
कितने बन रहे हैं, 2, वो वैसे चल रहा है। तो ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट यूनिट, वो सेपरेटली एक यूनिट माना जाता है और उसी के ऊपर वर्क किया जा रहा है, वो वन पे ही काम हो रहा है। क्योंकि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग जब हम करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जो उसका अकाउंट बनता है वो किसी एक प्रोजेक्ट का ही बनेगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिक्स नहीं किए जाते। डिस्पाइट द फैक्ट आप हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए 3 प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो वो तीनों का अलग अलग अकाउंट बनता है, इसीलिए वो एक सेपरेट कॉस्ट यूनिट की तरह डिफाइन किया जाता है। अब क्योंकि मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो मेन पॉइंट इज इसमें एक होता है फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, सर 10 लाख का है 10 लाख में हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि नहीं, इस केस में क्या करो, जो भी कॉस्ट आएगी वो इतनी बनी सर, और मेरा हिस्सा इतना है, वो अपना प्रॉफिट पोर्शन भी बता देता है। अब इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, व्हाट इफ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, तो कितना परसेंटेज आपका बढ़ेगा वो भी बताएंगे, राइट। तो वो इसमें आता है। और एक होता है टाइम एंड मटेरियल कॉस्ट, टाइम एंड मटेरियल कॉस्ट में भी यही आता है कि आप ना सिमिलर टू द कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर टाइम और मटेरियल दोनों को वो इंक्लूड करके उसके हिसाब से बोलते हैं कि यहाँ पर बाकी प्रॉफिट हमारा होगा। तो आप वेज वगैरह सब बेसिस पर निकालते हो कितना टाइम लग रहा है उस पर। फिर इसमें की जाती है प्रोग्रेस पेमेंट्स भी, एक बारी में पूरी नहीं होती। आप लेबर को पहले टाइम से पहले पैसा दे दोगे तो वो काम नहीं ढंग से करते, आपको जितना जितना वो काम कर रहा है हर दिन के हिसाब से आप पेमेंट करते हो। तो प्रोग्रेस बिलिंग्स होती है यहाँ पर कि जितना बन गया उतना करोगे, बाकी पैसा आपको रिटेन करना पड़ता है। ये इसी पर्टिकुलर लाइन का रूल है। जो कस्टमर है वो एक स्पेसिफिक प्रोग्रेसिव पेमेंट्स करते हैं, थोड़ी 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 करके, बाकी वो अपने पास रखते हैं। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम जरूर दे देंगे, क्योंकि आपने जब तक पैसे पूरे रिलीज नहीं किए वो पर्सन मजबूर है अपना काम खत्म करने में। इट इज गिवन बैक टू द कॉन्ट्रैक्टर बाय द कस्टमर आफ्टर एग्जामिनिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क, ये उसके बेस पर चलता है। ये जो प्रोग्रेस बिलिंग्स है नॉर्मली एक्सपर्ट्स के थ्रू, आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स वो आते हैं, वो सर्वे करते हैं, जितना काम हो गया आप इतने पैसे रिलीज कर दो। ये उसके बेस पर चलता है, जितनी जितनी सर्टिफिकेशंस मिलती जाती हैं, जितना जितना आपका काम सही होता जाता है। अब इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनकर आता है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज एस्केलेशन क्लॉज। आपने काम शुरू कर दिया, दैट्स रियली गुड, काम अच्छा चल रहा है, वो भी बहुत बढ़िया बात है। बट अगर मैं इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बात करूं, महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई का कैसे करोगे। एक कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोविजन है वो आपको अलाउ करता है, अगर महंगाई आ रही है, आपका मटेरियल बढ़ रहा है, आपकी कॉस्टिंग बढ़ा लो, आपका मटेरियल आपका वेजेस के महंगे हो रहे हैं, आप उसको बढ़ा लो। फॉर एग्जाम्पल जब इंडो पाक वॉर वाला टाइम था ना, समवन वाज एक्चुअली समवन क्या वी वर एक्चुअली रिकंस्ट्रक्टिंग अ लिटिल पार्ट ऑफ आवर प्लेस, और वहां पर क्या हुआ था, जो लेबर उससे बिल्कुल पहले हमारे लगी हुई थी उन दिनों में वो नहीं आई, है ना, क्योंकि वो इंडो पाक वॉर हुआ, कितने लोग चले गए, ये हो गया। उसके बाद जैसे ही वो वापस है उस समय कॉस्टिंग फिर बढ़ गई थी क्योंकि लेबर कम थी। तो अगर वो ड्यूरिंग द प्रोसेस आपका प्राइस बढ़ गया तो आपको वो इनकलकेट करना पड़ेगा एज अ कंज्यूमर, तो वो एस्केलेशन क्लॉज आता है कि मटेरियल महंगा हो गया तो आपके जिम्मे, अगर लेबर महंगी होगी तो आपके जिम्मे, यू आर समवन जिसको खुद को वो पे करना है। प्रॉफिट ऑन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको कंप्लीट अगर कॉन्ट्रैक्ट का भी पैसा निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे। अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए 20 लाख का था और आज 1/4 का तो सर्टिफिकेशन आ गया, तो आप क्या बोलोगे, अब यहाँ पर 5 लाख रुपए का काम हो गया है, 5 लाख रुपीज पे कर दो हमारे जिससे हमने बनवाया है, 5 लाख रुपए आपने उसको दे दिए। अब वो नोट करेगा कि अच्छा, मेरा जो खर्चा था, मेरा टोटल ना 16 लाख में मेरी कॉस्टिंग पड़ी है, 16 लाख की उसकी कॉस्टिंग पड़ी, तो वो बोलेगा मेरा 1/4 का रिकवरी की बात आ गई। तो इसका मतलब मैंने 4 लाख रुपए का खर्चा किया और मेरे को 5 लाख रुपीज का अमाउंट वापस आ गया। तो इसका मतलब मेरे को, मैं अब अपना प्रॉफिट नोट कर सकता हूँ। बट इसके केस में ना एक चीज और है, ये क्योंकि आप पार्शियल नोट करते हो ना, अगर लॉसेस होंगे तो वो लॉसेस के लिए पहले ही आपको प्रोवाइड फॉर करके रखना पड़ता है। प्रूडेंस की बात है ना, प्रूडेंस के अकॉर्डिंग आपको अपने जो लॉसेस हैं आने वाले उसके लिए पहले ही तैयारी करके रखनी होती है। तो मटीरियल, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है इस चीज का। ये हुआ हमारा सारा का सारा ये टॉपिक कंप्लीट। अच्छा, अब अगर आपको लगता है कि आपको हमारी कोई कोर्सेज पसंद आए हैं और आप अभी सोच रहे हैं कि अच्छा मैम आई वुड लाइक टू बाय द कोर्सेज देयर, सो ऑल यू नीड टू डू इज आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर। यू जस्ट हैव टू गो ऑन टू द एरिया ऑफ edutap.in, ठीक है।
और वहाँ पर जाकर ना आप हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। हमारे ना जैसे ही आप JIB पर जाएंगे और वहाँ पर edutap.in पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यू विल बी एबल टू फाइंड आवर कोर्सेज देयर। सो जैसे ही आप JIB पे क्लिक करोगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे वो हमारे बेसिक कोर्सेज हों चाहे वो हमारे दूसरे कोर्सेज हों। सो वो सारे कोर्सेज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। ऑल यू नीड टू डू इज आप जाइएगा edutap.in पर और वहाँ पर जैसे, लेट मी शो यू, ये रही हमारी वेबसाइट edutap.in पर। आप जैसे ही जाओगे ना ऊपर यहाँ पर ना वहाँ पर आपको वैल्यूएशन में दिख जाता है JIB कोर्सेज, और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपको दिख जाएगा। हमारे पास मास्टर कोर्स है और हमारे लाइव क्रैश कोर्सेज भी इस समय चल रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो चेक दैट स्पेसिफिक एरिया। ये लाइव क्रैश कोर्स भी हमारे चल रहे हैं जिसके अंदर आपको हमारी लाइव क्लासेस मिल रही हैं। इट इज़ जस्ट स्टार्टेड फॉर AFM एंड RBWM। आप इसको लेना चाहते हैं आप इसको ले लें। मास्टर कोर्स में और डिटेल में सब कुछ गिवन है, और उसका बाय द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन का जो साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है, जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन हम आपको पूरा डिटेल में फिर लाइव में हम लोग रिवाइज करवाते हैं। मतलब डिटेल तो क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि एग्जाम से बिल्कुल पहले वाले वीक में होता है। लेकिन अगर आप लाइव क्रैश कोर्स लेते हैं इसमें हम लाइव में एग्जाम ओरिएंटेड एक स्पेसिफिक बैच लेते हैं 15 क्लासेस का। सो ये आपके पास आ जाता है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम देन प्लीज गो हेड एंड गो फॉर इट। और ये 15 क्लासेस जो है वो पर कॉम्पोनेंट है, 4 कॉम्पोनेंट्स है ना आपके, 4 कॉम्पोनेंट्स के हिसाब से जस्ट बेसिकली 60 क्लासेस के अंदर हम कवर करवा रहे हैं आपको द एंटायर सिलेबस। सो प्रिपेयर वेल एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, एंड आई होप रजिस्ट्रेशन इज ऑलरेडी डन। अगर नहीं की तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू।